जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। चीन और भारत एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। ट्रम्प का ईगो, ट्रम्प की जो पॉलिसी है, ट्रम्प का जो टैरिफ है उसकी वजह से और ट्रम्प का जो बड़बोलापन है उसकी वजह से ये चीज़ जो असंभव थी वो संभव होते हुए दिखाई दे रही है। अभी पिछले ही हफ्ते चाइना के विदेश मंत्री वैंग ही वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी, अजीत डोभाल से मुलाकात करी और जयशंकर साहब से मुलाकात करने के बाद दोनों के बीच में बात हुई। जयशंकर साहब ने बोला कि अगर हम दोनों नेशन को आगे बढ़ना है, दोनों ही राष्ट्र को, दोनों ही देश को आगे बढ़ना है तो हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 चीज़ें उसमें कॉमन है। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, यानी कि एक दूसरे के इंटरेस्ट की पूर्ति करें, एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखें और तीसरा, हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें। इन तीनों के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं साथ में। दूसरा, जयशंकर जी ने कहा कि हमारे बीच में कंपटीशन हो सकता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने कही कि डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि मतभेद हो सकते हैं जैसे कि 2 लोगों के बीच में होता है, वैसे 2 राष्ट्रों के बीच में भी मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए अगर हम परस्पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। Our 2 nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. वैंग ही ने भी इसके साथ जवाब दिया कि हाँ, हम भी ऐसा ही चाहते हैं और अभी बॉर्डर पे हमारे दोनों देशों के बीच शांति बरती गई है और इसी के चलते हमने कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। भारत ने भी चाइनीज वीजा में बैन लगा रखा था, उसको भारत ने शुरू करने का फैसला ले लिया है और कोविड के बाद से जो इंडिया से चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट थी वो कैंसिल थी। अब भारत सरकार ने उसको खोलने का, उसको फिर से शुरू करने का फैसला लिया है और भारतीय एयरलाइंस को रेडी रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी आदेश आ सकता है कि आपकी उड़ान चाइना तक जाएगी डायरेक्ट। लड़ाई के बाद, झड़प के बाद चाइना ने यूरिया का, फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट भारत को बंद कर दिया था, चाइना ने वो भी स्टार्ट कर दिया है। रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट भी चाइना ने बंद कर दिया था, चाइना ने वो भी स्टार्ट कर दिया है और जो टनल बोरिंग मशीन है जिससे कि टनल खोदी जाती है उसका भी एक्सपोर्ट चाइना करता था मशीन का भारत को, वो भी चाइना ने स्टार्ट कर दिया है एज अ जेस्चर। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है ट्रम्प का टैरिफ गेम। कुछ भी बोल देते हैं। अभी ट्रम्प और ट्रम्प के कैबिनेट ने ये बोल दिया कि भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, तकरीबन $750 बिलियन का भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें से जो भी डॉलर है वो भारत को हमसे पूछ के खर्च करना पड़ेगा कि कहाँ खर्च करना है। मतलब यूएस चाह रहा है कि इंडिया जो है पहले की तरह गिड़गिड़ाते हुए यूएस के पास जाए और उनसे बोले कि हुजूर हमसे गलती हो गई, आपने हम पे टैरिफ लगाया, हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था और आपकी बात हमें मान लेनी चाहिए थी। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि भारत का जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वो उनको मिल जाए, डेयरी में और एनिमल हस्बेंड्री में वो घुस जाए, जो कि भारत के लिए रेड लाइन है। भारत उसके लिए कभी भी सहमति नहीं देगा क्योंकि अगर एग्रीकल्चर मार्केट में यूएस घुस गया तो भारत के जो किसान है वो मारे जाएंगे और अगर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में घुस गया, हमारे लिए एक रिलीजियस सेंटिमेंट का इशू है, उसके तौर पे हम नहीं मान सकते कि वो वहाँ की जो गाय हैं जिनको कि मीट का जो फीड है वो करने के बाद वो दूध देती है, वो दूध हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बेचें और हमारे तमाम तरह के जो रिलीजियस जो प्रोग्राम है उसमें यूज़ हो, वो हम नहीं चाहेंगे। इसलिए एक रिलीजियस सेंटिमेंट का इशू है, इसलिए कोई भी मीट का प्रोडक्ट जो डेयरी में या एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होगा हम उसको यहाँ पे नहीं रन करने देंगे और ये भारत ने क्लियरली बोल दिया है। इसी वजह से ट्रम्प चिढ़ा हुआ है। ट्रम्प और ट्रम्प की सरकार को ये लगता है कि भारत को गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आना चाहिए था, हमने 25% टैरिफ लगाया, तभी भारत को हमारी सारी बात मान लेनी चाहिए थी और भारत ने भी ट्रम्प का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया था तब भी भारत ने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। जब दोबारा ट्रम्प की गवर्नमेंट ने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया ये बोल के आप रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उसमें आप रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहे हैं और तेल खरीदने के बाद उसको रिफाइन करके जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं उससे भी पैसा जो है वो कुछ ही इंडियन जो बिजनेसमैन उनको जाता है। यहाँ पे भारत फिर भी चुप था, लेकिन ये सब बोलने के बाद फिर भारत ने नया रुख अपनाया और भारत ने चीन की तरफ देखा और चाइना को भी प्रॉब्लम थी अमेरिका से। चाइना पे भी टैरिफ लगा हुआ है, यूएस का उतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ है क्योंकि यूएस जो है वो जानता है कि अगर चाइना की गर्दन कसने पे हुआ है तो चाइना उसकी गर्दन कस सकता है, क्योंकि अगर चाइना ने सप्लाई लाइन रोक दी, जो चाइना ने अभी कुछ दिन पहले रोका था, सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, यूएस की सारी जो जितनी भी सेमीकंडक्टर की कंपनी उनकी हवा निकल गई थी। दूसरा, यूएस जो
30-40 मिलियंस ऑफ टन्स जो सोयाबीन और मक्का जो डंप करता है चाइना में, वो रुक जाएगा अगर सप्लाई चेन चाइना ने बंद कर दी तो यूएस की इकोनॉमी चाइना के हाथ में है, इसलिए यूएस चाइना को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। चाइना जब सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है रशिया से, उसके बावजूद चाइना को कुछ नहीं कर पा रहा यूएस, इसी वजह से कि सप्लाई चेन चाइना की मुट्ठी में है। प्लस ट्रंप ने रशिया के साथ मीटिंग करी और जैसे ही आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि 1-2 महीने के अंदर या बहुत कम समय में ही रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा और दोबारा से वेस्ट यानी यूरोप और यूएस जो है उनकी नज़र चाइना पे रहेगी, क्योंकि हर साल उनका जो थ्रेट एनालिसिस निकलता है कि हमारा प्राइमरी थ्रेट जो है वो चीन है, रशिया नहीं है। ये बात चाइना को भी पता है कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा पूरी दुनिया की नज़र हम पे होगी, इसलिए वो चाह रहा है कि सारे जो फ्रंट है एक साथ नहीं खोले जाए कि मैं इससे भी लड़ रहा हूँ, मैं वेस्ट से भी लड़ रहा हूँ, मैं इंडिया से भी लड़ रहा हूँ, मैं फिलीपीन से भी लड़ रहा हूँ, मैं इंडोनेशिया से भी लड़ रहा हूँ, मैं जापान से भी लड़ रहा हूँ। हर तरफ अगर फ्रंट खोलेगा तो चाइना के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चाइना चाह रहा है कि एक फ्रंट जो इंडिया के साथ है उसके साथ समझौता करके चीज़ें ठीक कर ली जाए, क्योंकि अभी इंडिया भी दबाव में है यूएस के कारण और इंडिया के पास भी ऑप्शन नहीं है। यूएस ने भी ये सोचा था, ट्रंप ने भी ये सोचा था कि इंडिया भाग के जाएगा कहाँ, चीन से उसका रिश्ता खराब है, रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हैं, अगर हम दबाव डालेंगे तो भारत को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोलना पड़ेगा। और इन्होंने आज भारत को आज से पहले जैसे 25-30 साल पहले जो भारत था वो समझ के रखा था कि भारत को कुछ भी दबाव डालेंगे और भारत हमारे पैरों पर गिराता हुआ आ जाएगा, रिचर्ड निक्सन के टाइम पे जैसा हुआ करता था। बट अब वो भारत नहीं रहा, भारत झुका नहीं इस बार भी, और चीन ने और भारत ने डिसाइड किया कि चलो पहले हम लोग आपसी जो मतभेद उसको सुलझा लेते हैं, हम बाद में आपस में निपटेंगे, पहले इस ट्रंप से निपट लेते हैं। इस चक्कर में चाइनीज विदेश मंत्री वैंग यी इंडिया है। अब 30, 31 और 1 तारीख को अगस्त में एससीओ की समिट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब चाइना जाएंगे। वैंग ही यहाँ आके और वैंग ही और जयशंकर ने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक पटरी बिछा दी है, उस पर ट्रेन दौड़ाने का काम शी जिनपिंग और मोदी जी करेंगे। अब जब से इंडिया चाइना पास नज़दीक आ रहे हैं और मीडिया में खबरें ऐसी चल रही हैं कि रिश्ते सुधरने वाले हैं, तब से ट्रंप और उनकी कैबिनेट का और पूरे यूएस का दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि ये उनके लिए सबसे वर्स्ट नाइटमेयर है कि RIC रशिया इंडिया चाइना एक साथ आ जाए। रशिया चाइना पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक दूसरे के साथ आ चुके थे, रशिया का डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा था और अब इंडिया पे दबाव डालने के कारण इंडिया और चाइना भी अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। तो इस वजह से यूएस के जितने भी थिंक टैंक्स है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, सबने एक साथ क्रिटिक करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया एक साथ कि हमने जो भी रिलेशन इंडिया के साथ स्टैब्लिश किया था पिछले 20-25 सालों में, जो भी खून पसीना लगा के हमने इंडिया को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, जो रिलेशन डेवलप किया था इंडिया के साथ, इंडिया को भरोसा हुआ था हम पे, आपने 6 महीने के अंदर सब कुछ बिगाड़ दिया और चीन, भारत और रशिया तीनों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। पहले तो RIC जो रशिया इंडिया चाइना का ट्रायोका जिसको कहते हैं, वो एक हवाई बात लगती थी, लेकिन अब RIC धरातल पे स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है लोग पश्चिम को, और ये पश्चिम के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि अगर रशिया इंडिया चाइना एक साथ आ गए तो अमेरिका के लिए ये संभालना बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी उनके लिए। हाल ही में कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के जो सीनियर फेलो हैं एशली टेलस, उन्होंने बोला कि ट्रम्प्स इंडिया स्ट्रेटजी इज रियली इनकम्प्रिहेंसिबल, दिस may turn out to be another one of those very costly whims of the president that the country will ultimately end up paying for। मतलब जो ये ट्रम्प कर रहा है इंडिया के साथ, इंडिया को दबाव डालने के बाद इंडिया उनके पाले से हटके जब रशिया और चाइना के साथ मिल रहा है, इसकी वजह से ट्रम्प को और आने वाली जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को बहुत गहरा धक्का पड़ेगा और इसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ेगा जो ये ट्रम्प कर रहा है। अभी 2 दिन पहले एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछ दिया कि आपका इस पर क्या टेक है कि आप रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसको आप बार बार बूस्ट कर रहे हैं, आप उनसे ऑयल परचेज करके और वही ऑयल प्रोडक्ट्स उसको रिफाइन करके आप बेचते हैं। तो जयशंकर साहब ने सीधी सी बात बोली कि अगर वेस्ट को कोई दिक्कत है हमारे ऑयल परचेज करने का तो वो नहीं खरीद सकता है हमसे, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं, वो हमसे ना खरीदे। जयशंकर साहब ने 2 टुक में बोल दिया, 2 टुक बातों में बोल दिया, जबकि स्टैटिस्टिक्स डेटा ये बताते हैं कि LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोप खरीदता है, ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा रशिया से चाइना खरीदता है। इंडिया टॉप में कहीं भी नहीं आता है, ना ही ऑयल के मामले में, ना ही LNG के मामले में, ना ही कोल के मामले में, बट फिर भी इंडिया पे दबाव डाला जा रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इंडिया वल्नरेबल है और उनकी वो बात मान जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग $24 ट्रिलियन का ट्रेड अभी चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें से 3 से $3.5 ट्रिलियन का यूएस इंपोर्ट करता है, $2 ट्रिलियन के आसपास का यूएस एक्सपोर्ट करता है। भारत का जो ट्रेड है वो तकरीबन 500 से $550 बिलियन का है। तो $24 ट्रिलियन में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 2% का है, यानी कि 98% मार्केट अभी भी भारत से अनटच्ड है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते हैं। हम यूरोप और यूएस पे इतना डिपेंडेंट हैं, इतने ज़्यादा उन पर निर्भर हैं हम
कि आज के रेट में अगर टैरिफ लगा भी रहा है यूएस, तो हम ठीक है भले कि ये कह दे रहे हैं कि हाँ हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। सप्लाई चेन को डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं है, बट हमने वो किया क्यों नहीं आज तक। अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उसमें इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है। इन सब जगहों पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया हमने? अफ्रीका में एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया आज तक? क्योंकि हमें लगता है कि एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ यूरोप और यूएस, अगर वहां पे हो रही है चीजें, वहां पे हम अपना सामान बेच रहे हैं तो वही एक्सपोर्ट है, क्योंकि बाकी सारे देश भी हैं। मैंने आपको भी डेटा दिया कि 98% मार्केट जो है वो अभी तक अनटच्ड है। वहाँ इंडिया को एक्सपोर्ट अपना करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किसी भी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि चाइना ने अपनी पूरी डिपेंडेंसी यूएस पे नहीं दिखाई है। चाइना ने आसियान कंट्री में, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनमें एक्सपोर्ट अपना डाइवर्सिफाई किया है। अफ्रीका की कई कंट्रीज में किया है। जब कोविड का समय था, चाइना ने, जब वहाँ पे मार्केट बहुत डाउन हो चुका था, जमीनें बहुत सस्ती हो गई, चाइना ने बहुत वहाँ पे जमीनें परचेज करी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा, पोर्ट्स लिए वहाँ पे, और आज के डेट में चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और इकोनॉमी को कंट्रोल भी कर रहा है डाइवर्सिफाई करके। तो दोस्तों, इंडिया चाइना का रिलेशन जो है वो देखने पे ठीक हो सकता है, बट क्या हम चाइना पर रिलाई कर सकते हैं? क्या हम चाइना पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कर सकते हैं। हालांकि जो चीजें हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच में मेन मुद्दा है, जो डिस्प्यूट है, वो ज्यादा नहीं है, दो ही मुद्दा है। पहला कि जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो परसेप्शनल बॉर्डर है। हम मानते हैं कि बॉर्डर वहाँ है, वो मानते हैं कि बॉर्डर यहाँ है। कोई वेल डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, जैसे कि LOC पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर वो रिजॉल्व हो जाए कि भैया एक वेल डिफाइंड डिमार्केटेड बॉर्डर हो जाए हमारे बीच में, और वो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ट्रीट किया जाए। दूसरा, तो 62 की लड़ाई में जो चाइना ने टेरिटरी ऑक्युपाई करी थी, वो इंडिया को दे दे। तो इसके बाद हमारे बीच में कोई और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रह नहीं जाता। छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा, वो हर दो कंट्री के बीच में होता है। इसके अलावा हमें चीन से कुछ चाहिए नहीं, पाकिस्तान हमें नहीं कहता भीख चाहिए चीन से, ना किसी की तरीके की कोई मदद चाहिए। वो अपना ट्रेड करते रहे, हम अपना ट्रेड करते रहेंगे, वो अपनी तरक्की करते रहे, हम अपनी तरक्की करते रहेंगे, हम दोनों के बीच में ट्रेड चलता रहेगा। बल्कि ये दोनों इशू रिजॉल्व होने के बाद हम चाहें तो चाइना को या तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां से एक रास्ता दे दे, ट्रांजिट रूट दे दे, और ट्रांजिट फी उनसे लें, और वहां से सीधे बे ऑफ बंगाल में उनको एक्सेस दे दें, ताकि जो कभी मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो एरिया चोक हो गया, इसकी वजह से चाइना ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया, ताकि अगर मलक्का स्ट्रेट में जो इंडोनेशिया के पास है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे इंडिया कभी चोक करता है, तो चाइना की पूरी सप्लाई लाइन बिगड़ जाएगी। इस चक्कर में चाइना ने CPEC और CMEC शुरू किया था, बट वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना ने तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर का फंड दिया था और बाकी लोन दिया था। टोटल 60 से 65 बिलियन डॉलर का चाइना का इन्वेस्टमेंट था, जिसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0 है अभी, क्योंकि बलोच आर्मी वहाँ पे उनको मार रही है, चाइनीज इंजीनियर्स को, और पाकिस्तानी आर्मी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो वो उनके लिए बिल्कुल ठप प्रोजेक्ट है। तो अगर इंडिया चाहे, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सही हो जाए, क्लियर हो जाता है और ये बैठ के आपस में बात करते हैं, कई सारे एरिया ऐसे हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जो जॉनसन लाइन था वो भी सही नहीं बना गया था, मैं किसी और दिन उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। वहाँ पे कई सारे एरियाज है जहाँ पे आपसी बात करके, एक दूसरे को टेरिटरी हैंड ओवर करके ये लोग चीजें खत्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर ये हो गया और आराम से चाइना अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है, जो भी उनका ट्रेड है, वो उत्तराखंड या हिमाचल से लेके सीधे गुजरात तक ले जाए, गुजरात से फिर पोर्ट से जहाँ भी उनको ले जाना हो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, जहाँ भी ले जाना हो ले जा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, फ्रेट कॉरिडोर्स बने हुए हैं हमारे, और हाईवेज बने हुए हैं, नेशनल हाईवेज इतने अच्छे हैं कि वो आराम से वो इजीली स्मूथ सारा ट्रेड होता जाएगा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाइना का इन्वेस्टमेंट भी अगर यहाँ रहेगा तो चाइना भी हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा और हम एक लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चाहे तो चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए हमारी वीडियो। जय हिंद।